डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ, इसमें कसीदा, मसनवी और मरसिया तीन असनाफ को रखा गया है। यूनिट नंबर 2 में हमने पहली सिर्फ कसीदे का आगाज़ किया था। पहले लेक्चर में कसीदे का फ़न और आगाज़ व इर्तिका, इस पर हमने गुफ्तगू की थी। दूसरे लेक्चर में हमने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनकी हयात खिदमत और इनकी सरगर्मियों के हवाले से मालूमात हमने हासिल की थी। इसके बाद में जो हमारा तीसरा सेशन था, तीसरे सेशन में हमने उनके जो कसीदे निसाब में शामिल है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी और तज़हीक रोज़गार, इन दोनों कसीदों की तशरीह को समात किया था। आज हमारा ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे और फिर पाँचवें लेक्चर में इनके कसायद की तशरीह को हम देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। इस तरीके से ये सेशन हमारा मुकम्मल होगा। कल संडे है और कल जो है आपका यूनिट 9 के ऊपर मॉक टेस्ट होने वाला है। जैसे ही एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इत्तला कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आप अपनी सहूलत से किसी भी वक्त में इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट के टेस्ट को भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को हम पेपर फर्स्ट का टेस्ट रखेंगे और उसकी इत्तला आपको हम देंगे। यहाँ पर दो मैसेज मुझे नज़र आ रहे हैं, मुसर्रत बेगम और रिहाना कौसर, आवाज़ डबल सुनाई दे रही है। ये सेशन हमारा मुकम्मल होगा। कल संडे है और कल जो है आपका यूनिट 9 के ऊपर मॉक टेस्ट होने वाला है। जैसे ही जी नहीं, रिहाना कौसर और मुसर्रत बेगम, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आप सेशन को लेफ़्ट कर लीजिए, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएंगी। क्लियर है ना? जी ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मैं मुकम्मल तवज्जो चाहूँगा। अब ज़रूरी कमेंट ही कीजिए, अब सिर्फ टॉपिक पर हम बात करेंगे। आखिर में फिर आपके जितने भी सवालात हैं हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनकी प्रोफाइल पढ़िएगा आप, इनका जो मोनोग्राम होता है उसे पढ़िएगा आप। ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, अपने अहद के मुमताज़ शायर, फिर बात गज़ल की हो या कसीदे की, जब भी गज़ल और कसीदे की बात होंगी, फिर वो सौदा हो या ज़ौक़ हो, दोनों का नाम ज़रूर आएगा। दोनों उम्दा कसीदा गो भी थे और उम्दा गज़ल गो भी थे। दोनों कादिरुल कलाम और खुशगो शायर थे। हाँ, सौदा कसीदे के नक्काश अव्वल है और सौदा के बाद में जिनका शुमार होता है वो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, दोनों का कोई मुकाबला नहीं, दोनों का कोई जवाब नहीं, दोनों हम पल्ला नहीं। एक पहाड़ है तो दूजा टीला है, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक और कसीदा गो शायर हमें नजर आते हैं, नाम है सैयद इंशा। सौदा के फौरन बाद ज़ौक़ का नंबर नहीं आता है, काफी फर्क है ज़मानी एतबार से। सैयद इंशा ने इस दरमियान में कसीदा निगारी में काफी कोशिशें की है। मसला यह है कि जिस एतबार से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपनी इल्मियत, अपनी जिद्दत तबा, अपनी शायराना अज़मत, अपने तख़य्युल, लफ्ज़ों के बरमहल इस्तेमाल, तशबीहात, इस्तिआरात, तराकीब की जो इमारत सौदा ने कायम कर दी थी,
उसके मुकाबले में कोई उस जैसी या उससे छोटी भी इमारत कायम नहीं कर सका। जिस पाए के मुरक्के सौदा ने बनाए थे कोई और तैयार नहीं कर सका। हाँ, यह भी तारीख की नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि उन मुरक्कों को ऐसी ऊंची मेहराब पर ज़ौक़ ने सजाया है जहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। सौदा के बाद ज़ौक़ ने कई मारकतुल आरा कसीदे लिखे हैं। उनका फ़न्नी म्यार, उनका मकाम व मर्तबा, ये सब पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। यहां इब्तिदाई कलमात में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद एक अहम नाम है, बड़ा नाम है ज़ौक़ का, क्योंकि सौदा के इंतकाल के बाद यही वह आफताब व महताब है जो मुनव्वर था, जो ताबा था, जिसकी रोशनी में उर्दू को फरोग हासिल हो रहा था, या ये कह लीजिए कि जुबान उर्दू के तौर पर इनका नसीबा जाग रहा था, चमक रहा था। पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, वालिद माजिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान। अब देखो, शेख मोहम्मद रमज़ान पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो एक मामूली दर्जे के सिपाही थे, एक आम दर्जे के सिपाही थे। एक नवाब थे, लिख लीजिएगा इसको, एक नवाब थे, नवाब रज़ी खां, उनका नाम था नवाब रज़ी खां। अब नवाब रज़ी खां उनके यहाँ पर दरबान थे। कौन? शेख मोहम्मद रमज़ान, उनके यहाँ पे दरबान थे। दरबान यानी क्या? निगहबानी करना, ऊपरी काम जो होते हैं, घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिनसे ऊपरी काम करवाया जाता है, तो ऊपरी काम करने वाले थे। और शेख मोहम्मद रमज़ान का जो घर था वो काबुली दरवाजे के पास दिल्ली में, वो भी बड़ा तंग था, बड़ा तारीक था, बड़ा छोटा सा था। उसी घर में ज़ौक़ साहब की विलादत हुई। अब तारीखी विलादत पर तजाद है, जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब देखिए, ज़ौक़ की बात जब भी होगी आज़ाद का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि आज़ाद के बेहतरीन शागिर्दों में शुमार होता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। बल्कि एक जुमरा मैं कह सकता हूं, मुबालगे पर महमूल मत कीजिएगा, कि आज ज़ौक़ साहब जिंदा है आज़ाद की बदौलत। अगर आज़ाद अपने उस्ताद के तई वफादार नहीं होते, अपने हथेली पर अपनी जान का नजराना लेकर दौड़ते वक्त अपने उस्ताद के शायरी के खुतूत या शायरी की किताब को या उन कागज़ों को लेकर नहीं दौड़ते, तो ज़माने की जद में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नाम ख़त्म हो चुका होता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद है ये, क्योंकि ज़ौक़ साहब का इंतकाल हुआ सन 1854 में, और सन 1854 नाम आ गया, वो पूरी सिचुएशन, वो पूरा सिनेरियो, वो पूरा मंजरनामा आपकी नजरों में आ जाना चाहिए। बस 1854। इसी के 3 साल बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा इनकलाब 1857 ये रूनुमा हुआ। और 1857 में क्या कुछ हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। 1854 से पहले बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठ चुके थे और उनके कुछ साहबजादों का इंतकाल भी हो चुका था, लेकिन रावी बताते हैं दरबार सजा हुआ है, उमरा बैठे हुए हैं, खबर मिलती है कि ज़ौक़ साहब का इंतकाल हो गया। वो बूढ़ा, वो मुअम्मर, वो बुजुर्ग शख्स बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठे हुए धाड़े मारकर रोने लगता है। रावी बताते हैं कि वो एक बाप अपने बच्चों के मरने पर जितना नहीं रोया था, उतना वो अपने उस्ताद के इंतकाल पर रोया था। दरबार को बर्खास्त कर दिया जाता है।
आप अंदाजा लगाओ, मुगलिया सल्तनत के दरबार को बर्खास्त किया जा रहा है और हुक्म दिया जाता है कि हर खास व आम ज़ौक़ के जनाजे में शिरकत करे। और फिर वो पूरा मंजरनामा तब्दील होता है। 2-3 सालों में आप देख रहे हैं, सब लोग जमा होते हैं और 1857 की पहली जंग आज़ादी वो रूनुमा होती है। और रूनुमा होने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। ज़ौक़ साहब का तो इंतकाल हो चुका था। आज़ाद के वालिद थे मोहम्मद बाकर, उनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें, कोई कहते हैं गोली मार दी गई, कोई कहता है फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। बहरहाल वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अंग्रेज ढूंढ रहे थे आज़ाद साहब को, मिल भी गए थे, पकड़ा भी जा रहा था, खुद तो भागे, दौड़े, अपनी जान बचाई। और वही आज़ाद जब दौड़ते हैं तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कलाम लेकर दौड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे हंगामी हालात हो तो मुकम्मल कागजात को समेटना इतना आसान तो नहीं था। जितना भी मिल सका उन्होंने जमा किया, समेटा और भागने लगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि आज़ाद साहब तो वहां से चले गए। एक तो शेख मोहम्मद रमज़ान, उनके अकेले बेटे थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ को भी एक ही औलाद थी। जिस तरीके से वालिद ने अपने उस्ताद के नाम पर तखल्लुस रखा था, शौक़ के नाम पर ज़ौक़, उसी तरीके से बेटे ने बाप के नाम पर तखल्लुस रखा था, फ़ौक़। बाप का तखल्लुस ज़ौक़ था, बेटे का तखल्लुस फ़ौक़ था। अंग्रेज़ों ने फ़ौक़ साहब को पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। बड़ी तकलीफ होती है जब हम ये तारीख पढ़ते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। ये क्या दौर था। मोहम्मद बाकिर को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ज़ौक़ के बेटे फ़ौक़ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इमाम बख्श साहिबाई, गालिब के मकाम पर जिनको उस्ताद मुकर्रर किया गया था, उनको पकड़ लिया गया। इमाम बख्श साहिबाई को, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। ऐसे 50 नाम दर्ज है किताबों में, 50 जो इल्म फन के माहिरीन थे, उलूम व फनून के माहिरीन। आम लोगों की बात नहीं है, ऐसे तो आम लोगों में तो बहुत सारे हैं। 50 उलूम व फनून के माहिरीन, एक एक को पकड़ा जाता है, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। अच्छा, चढ़ाने के बाद उनकी जो तजलील की गई, उनको दरख्तों पर यूं ही बगैर कफन के, बगैर तदफीन के यूं ही लटके रहने दिया गया। चील कौवे आकर उनकी आंख नोच लेते, उनकी जुबान खींच लेते, उनके पेट में चोंच मार के उनकी अतड़ियों को बाहर लटकने दिया करते। ये सूरत हाल थी। मतलब ये तजलील की इंतहा है। आपने देखा होगा, 2 मिनट का वक्त दीजिए। एक लफ्ज होता है लाश और एक लफ्ज होता है नाश। लाश और नाश दोनों एक ही मतलब के है, लाश और नाश। मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था, मेरे दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब। उनसे हमने सवाल किया कि हजरत, ये एक ही मतलब के लफ्ज है, लाश भी है, नाश भी है, किसे कैसे तफरीक करेंगे कि किसे लाश कहा जाएगा और कब नाश कहा जाएगा। तो बड़ा प्यारा अंदाज था उनका समझाने का। बात आई है तो बता रहा हूं, फिर मैं टॉपिक पर आता हूं। उन्होंने कहा कि जब जिस्म से रूह निकलती है, रूह निकलने के बाद वो जो बॉडी है, वो जो जिस्म है, वो कहलाता है लाश, वो है लाश। लेकिन उसी लाश को जब नहला धुलाकर पाकीज़गी इख्तियार करके कफन पहनाया जाता है, तो अब वो एहतराम के लायक है, अब वो मुअज़्ज़ज़ है। ऐसा नहीं कि वो मरते वक्त मुअज़्ज़ज़ नहीं था, तब भी मुअज़्ज़ज़ था। लेकिन वो जो एक कैफियत है, एक घड़ी है, एक तफरीक है, रूह बाकी निकल गई, तो लाश फिर उसे नहला धुला कर कफना कर तैयार किया गया, तो नाश, एहतराम के लायक।
बुलंद आवाज से बात नहीं करना है, मक्खी बैठी तो मक्खी तक बैठने नहीं देना है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। तो मतलब उन लोगों को, जो मुफ्तियान किराम थे, जो उलमा थे, जो उदबा थे, उनको नाश भी नहीं बनने दिया गया। वो यूं ही लावारिश लाशों की माने लटकते रहे। तो खैर, अर्ज कर रहा था, शेख मोहम्मद रमजान के घर उस छोटी सी कुटिया में मोहम्मद इब्राहिम का जन्म हुआ। अब खानदानी शायर वगैरह नहीं थे, खानदानी शायर नहीं थे, बेचारा बाप तो दरबानी किया करता था, किसी के यहाँ पर काम किया करता था, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था, इकलौता बेटा है बाप। और भैया ये सारे चीजें जो होते हैं ना, वो जिसका पेट भरा हो वो सब शौक पालने का काम करता है। या तो दरबानी करके गुजर बसर हो रहा है, तो कोई शेर व शायरी का ज़ौक वालिदैन की तरफ से नहीं था, विरासत में नहीं था। हाँ, वो जिस गलियारे में पले बड़े, वो गलियारा, वो इलाका, वो जो है शेर व शायरी से रगबत पैदा करता है। मामूली सिपाही थे, और अगर किसी मामूली बेटे के साथ में जमाने में कुछ तफरीका हो रहा है, तो अपनी कम मायगी पर अफसोस करने की जरूरत नहीं। अगर क्लासरूम में अमीरों को वेटेज दिया जा रहा है और गरीबों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। मोहम्मद शेख इब्राहिम ज़ौक एक मामूली सिपाही के बेटे थे, उनको भी नजरअंदाज किया गया। न सिर्फ मोहल्ले में नजरअंदाज किया गया, न सिर्फ मुशायरों में नजरअंदाज किया गया, बल्कि उनके जो उस्ताद थे शाह नसीर साहब, जिनका डंका बजता था, जिनकी तोती गूंजती थी, उन्होंने भी ज़ौक साहब को नजरअंदाज किया। सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, गजलों को लौटा दिया, मुशायरों में नाम ले लेकर ज़ौक के कलाम पर नुक्ताचीनी करने लगे, मनफी ख्यालात के इजहार करने लगे। लेकिन याद रखना, इज्जत वही इज्जत है जो तू देता है। अगर आप में लियाकत है, अगर आप में खुलूस है, अगर आप में गट्स है, आप अपनी जगह बनाकर रहेंगे, जिस तरीके से ज़ौक ने बनाई। दिल्ली की गलियारों में जिस नन्हे से बच्चे या जिस नौजवान की मुखालफत शाह नसीर जैसा उस्ताद कर रहा था, तारीख गवाह है, एक दिन वो आता है कि ज़ौक से मुगलिया सल्तनत का ताजदार इस्लाह लिया करता था, अपने गजलों को निखारा करता था, सजाया करता था, खाकानी हिंद का खिताब दिया गया, मलकुश शोरा का लक़ब दिया गया। पानी अपनी जगह बनाकर रहता है, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं, उसे रोका नहीं जा सकता। एक मामूली सिपाही के बेटे थे ज़ौक साहब। अब तारीख पैदाइश में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। 1789, 1790, आपको याद रखना है 1790, पुरानी दिल्ली में मोहल्ला काबली दरवाजे में आपकी विलादत हुई। इब्तिदाई तालीम, ज़ौक की इब्तिदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल साहब से किया। अब हाफिज गुलाम रसूल बादशाही हाफिज थे। आज की क्लास में ना बताने वाला बहुत कुछ है। ये जो छोटी छोटी रिवायतें हैं ना, इसके पीछे पूरी पूरी तारीख है। हाफिज गुलाम रसूल बादशाही हाफिज थे। बादशाही हाफिज मतलब एक होता है मकतब गली के कोने पर, नुक्कड़ पर, एक होता है महल सरा में, किले मुअल्ला में जितने बच्चे होते हैं, फिर वो बादशाह के हो, उनके रिश्तेदारों के हो, अहले खाना के हो, ब्लड रिलेशन के हो, उनको जो पढ़ाया जाता है, बादशाही हाफिज थे। जैसे एक होता है अतालीक यानी उस्ताद, और एक होता है शाही अतालीक। उस्ताद दोनों है, लेकिन ये शाही अतालीक है, जो बादशाहों को बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन बच्चों को पढ़ाने वाला जिनकी शरियानों में बादशाही खून दौड़ रहा है। और आज पता नहीं उसकी वैल्यू है नहीं है,
जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन रहेगा, समाज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन पहले के दौर में कसमें खाई जाती थी वफादारी की, कि अगर बाप के हाथ पे कसम खाई तो निभाया जाएगा, बेटे के साथ वादा वफा किया जाएगा, है ना। वादा वफा करना वो बहुत बड़ी अलामत हुआ करती थी। देख लीजिए, कसमें खाई थी कटप्पा ने, आखिरकार मरवा दिया उसी कसम के बहाने पर, लेकिन कसम नहीं तोड़ी। तो कस्मों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी पहले के दौर में, अभी भी है, लेकिन शायद अब उस तरह नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो शाही अतालिक हुआ करते थे, जैसे दाग दहलवी चांदनी चौक में पैदा हुए, लेकिन जब वो किले मोहल्ला में पहुंचे तो फिर शाही अतालिक के जरिए से उन्होंने जो है तालीम हासिल की, और फिर वहां पर वो तालीम हासिल करते हैं, और इस तरीके से उनकी परवरिश किले मोहल्ला में होती है। हंसीएगा नहीं। वो एक मिसाल बस सडनली जहन में आ गई तो बता दिया कि क्या चीज़ें थी वो। अब तक जो गुफ्तगू समझ में आई हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं सब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कंट्रोवर्सी थी, शायद उसका जवाब यही है, वो कसम जो उन्होंने खाई थी। कौन सी रानी थी वो, उनके नाम पे। खैर, आगे बढ़ते। तो बादशाही हाफिज थे, हाफिज गुलाम रसूल साहब, जब थोड़े से बड़े हुए तो उनका नाम मदरसे में लिखाया गया। मोहल्ले के अक्सर लड़के उन्हीं के पास जो है वो पढ़ा करते थे। और हाफिज गुलाम साहब जो है, उनका तखल्लुस शौक था, वो शायरी भी किया करते थे। तो इसी मुनासबत से, शौक की मुनासबत से, उन्होंने ज़ौक़ तखल्लुस इख्तियार किया। शौक की मुनासबत से। अब ये सब किस में, आब हयात में। अब देखो, आब हयात में जो है ना, ज़ौक़ साहब ने जो लिखा है ना, वो बहुत प्यारा लिखा है, बहुत उम्दा लिखा है, बहुत बेहतर लिखा है। लेकिन आप पीजी के स्टूडेंट है, या पीजी कर चुके हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके मत यकीन कर लीजिएगा। आज़ाद साहब की जो तनकीद है उसके अंदर लूप होल मिलते हैं। जैसे ज़ौक़ साहब के चेहरे पर चेचक के दाग थे। अब उस्ताद है तो आज़ाद साहब लिखते हैं कि माशाअल्लाह, उस्ताद मोहतरम के चेहरे पर दाग भी ऐसी जगह पर मुनासिब तरीके से निकले थे कि चेहरा और नूरानी हो गया। अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, चेहरा और उम्दा हो गया, बेहतर हो गया, और निखर गया, और बेहतर हो गया, और बारौनक हो गया, और मुनव्वर हो गया। अरे भाई, वो चेचक के दाग है, वो फेयर लवली क्रीम नहीं है। चेचक के दाग से खूबसूरती में इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि उस्ताद है और उस्ताद की मोहब्बत, इस वजह से आब हयात में कुछ कमियां, कुछ खामियां हमें देखने को मिलती है। गालिब पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, मोमिन को नज़रअंदाज किया गया, और ज़ौक़ साहब के हवाले से जो है वो उन्होंने जो बातें कही है, आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन आब हयात को हमें कोड करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे करीबी रिश्ता, ज़ौक़ को पढ़ना है तो सबसे करीबी रिश्ता एक शागिर्द का ही होता है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद सबसे करीबी शागिर्द है। तो हमें आब हयात को लेना होगा, आब हयात को पढ़ना होगा, लेकिन हर रिवायत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। तो ये उन्होंने आब हयात में लिखा। अब शौक तखल्लुस उन्होंने उस्ताद मोहतरम का जो शौक तखल्लुस था, उसी की बुनियाद पर उन्होंने उसी के वजन में ज़ौक़ तखल्लुस इख्तियार किया। अब यहां पर रुककर मैं एक और रिवायत आपको बताता हूं। देखो, हाफिज गुलाम रसूल, उनका जो हल्का था जहां पर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, तो पढ़ते भी थे, शेर व शायरी भी किया करते थे। और उस वक्त के अक्सर और बेशतर जो बच्चे थे, जो
शेर व शायरी का शगफ रखते थे, शेर व शायरी के दिलदादा थे। अब ये जिस घराने से आते थे, शेर व शायरी इनके घराने में पाई नहीं जाती थी, लेकिन शौक था। और हर दुआ वो ये कहते थे कि ऐ खुदा मेरे दिल में शेर कहने की उमंग पैदा कर और मुझे शेर गोई का मलका अता फरमा। दुआ भी किया करते थे, उस्ताद से सुना भी करते थे, मोहल्ला भी वैसा था। फिर एक दिन बैठे बैठे जो है ना, शेर लिखने के लिए बैठे और जुबान से दो शेर निकले। पहला शेर हमदिया था, दूसरा शेर नातिया था। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, अपने उस्ताद को बताया, शौक साहब को। शौक साहब ने भी दाद दी। फिर उसको कागज पे लिखा और पूरे मोहल्ले में हर किसी को पकड़कर सुना रहे थे, बता रहे थे। और एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों तक अलग अलग रोशनाइयों से, अलग अलग पेन से, यानी रंगीन पेन से, क्योंकि उस वक्त तो रोशनाई का जमाना था, अलग अलग कागज पर रंग बरंग रोशनाइयों से लिखते रहे और इसको उसको बताते रहे। तो बड़ा उनको अच्छा लगा, उम्दा लगा कि हाँ मैं भी अब शेर कह पा रहा हूं। तो उनके एक दोस्त थे, उसी मकतब में वो पढ़ा करते थे। अभी उनका तज़किरा यहां पर आएगा आगे जो है। उन्होंने दोस्तों की भी बताई, अपने दोस्तों को, और उन्होंने भी जो है उस चीज को पसंद किया। उनका नाम था मीर काजिम हुसैन। नाम याद रखिएगा, अहम नाम है तारीखी एतबार से, मीर काजिम हुसैन। उनको पसंद आया। अब मीर काजिम हुसैन जो थे वो शाह नसीर के दोस्त, शागिर्द थे। शाह नसीर, अब शाह नसीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, शाह नसीर बहुत बड़ा नाम है। मीर काजिम हुसैन शाह नसीर के शागिर्द थे। मीर काजिम हुसैन ने देखा कि यार ज़ौक़ तो लिखने लगा है, तो शाह नसीर की महफिलों में जाने लगा और दोनों साथ में गए और फिर दोनों ने जो है उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब उस वक्त दिल्ली में शाह नसीर की उस्तादी का डंका बजता था। बड़े बड़े मारूफ असातिज़ा सुखन वो शाह नसीर की शागिर्दी इख्तियार किया करते थे। बहुत सारे लोग आते थे, जैसे मीर काजिम हुसैन, इनका जो तखल्लुस था, इनका तखल्लुस था बेकरार। इनका तखल्लुस था बेकरार, बड़े ज़हीन थे और दोस्त भी थे, हम मिजाज भी थे। शाह नसीर के पास ले गए, बताया कि भी गज़लें वगैरह लिखते हैं, आपकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहते हैं। और फिर ज़ौक़ साहब जो है शाह नसीर को भी बताया करते थे चीज़ें जो है, और रफ्ता रफ्ता उनमें सुधार आता गया। लेकिन एक वक्त वो आया कि अब ये रिवायत भी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिख रहे हैं आप हयात में। एक वक्त वो आया कि ज़ौक़ साहब को ये महसूस हुआ कि मैं जो भी गज़लें अपने उस्ताद के पास भेजता हूँ या बताता हूँ, वो एज इट इज़ वापस कर देते हैं, हाँ बहुत अच्छा, बेहतरीन, वेरी गुड। कभी ये लिखकर बोल देते कि तबीयत पर और जोर डालो। कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ कह दिया, कभी बेपरवाही पाई गई, कभी कुछ शेर कट कर दिए, है ना। मैंने कहा कि अगर कोई गरीब बच्चे को नज़रअंदाज करे तो उसमें कोई मायूब बात मत समझिएगा, उसे दिल पर मत लीजिएगा। आप ठान लीजिए कि आपको वो हुनर आप में पैदा करना है। और जब ये मामला चला और ज़ौक़ जो है वो मुशायरों में शिरकत करने लगे, तो ज़ौक़ अपना कलाम पढ़कर सुनाया करते थे, दूर दूर तक उनकी शोहरत फैलना शुरू हो गई। तो शाह नसीर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुशायरों में खड़े होकर ज़ौक़ का नाम लेकर ज़ौक़ के कलाम पर एतराज़ात करने लगे। हाँ, लेकिन किताबों में यह भी मिलता है कि दोनों ने कभी एक दूसरे के अदब को मजरू नहीं होने दिया। अगर उस्ताद एतराज कर रहे हैं तो लफ्जों के इंतखाब पर, शेरी नौइयत पर, उसके नोक पलक पर, और अगर शागिर्द जवाब दे रहा है तो बड़े छोटे का पास लिहाज, मुरव्वत, अकदार, वजादारी, ये सारी चीजें उनके पास मौजूद थी। और शाह नसीर, अगर इनके शागिर्दों का नाम लिया जाए
तो उनमें बड़े बड़े नाम आते हैं। एक नाम है शाह नसीर के शागिर्दों में बहादुर शाह जफर। अभी बहादुर शाह जफर बादशाह नहीं बने हैं, अभी वली अहद है, अभी जवानी का मामला है, अभी तख्त पर कोई और बैठा हुआ है। बहादुर शाह जफर नौजवान, कड़ियल नौजवान, वली अहदी का शबाब, और शाह नसीर से जो है वो शागिर्द। अब सोचो, मतलब जिस उस्ताद का शागिर्द आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने वाला है, उसके तेवर क्या रहे होंगे, उसका इल्मी मकाम और मर्तबा क्या रहा होगा। तो अगर एक मामूली सिपाही के बच्चे को उसने नजरअंदाज कर दिया तो ये तो एक फितरी बात है। अब ऐसा नहीं कि मैं शाह नसीर का सपोर्ट ले रहा हूं और ऐसा करना चाहिए उस पर अपनी राय पेश कर रहा हूं। अलग अलग नजरिया है, वो एक तेवर रहता है यार, वो एक एटीट्यूड आता है। अब आप खुद सोचो ना, एक छोटे से दरबान का लड़का है और एक तरफ सल्तनत का बादशाह बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो नजरअंदाजी का सिलसिला मुमकिन है, हुआ है। लेकिन वो मामला जो है बहुत गरमाया था, बहुत कुछ हुआ था वहां पर। अब बात आगे पहुंचती है, बात आगे बढ़ती है। होता यह है कि शाह नसीर दक्कन चले जाते हैं, शाह नसीर दक्कन चले जाते हैं। अब शाह नसीर दक्कन चले गए तो उनका जो सबसे काबिल शागिर्द था मीर काजिम हुसैन, जिसका नाम मैंने अभी ऊपर लिया, मीर काजिम हुसैन, बहादुर शाह जफर उनको जो है अपना कलाम दिखाने लगते हैं। अब अचानक ऐसा होता है कि मीर काजिम हुसैन अपने जरूरी काम से दिल्ली के बाहर चले गए। अब काम तो ऐसा था नहीं कि सुबह जाएंगे दोपहर में वापस, ये शाम को जाएंगे 2 दिन बाद वापस। सफर की इतनी सहूलियात मौजूद नहीं थी, काफी दिन लग गए। अब बहादुर शाह जफर को दिखाना तो था, तो मीर काजिम हुसैन के दोस्त तो उस वक्त कौन थे? ज़ौक़ साहब थे। देखो, कुदरत खुद इंतजाम करती है, शर्त यह है कि हमें खुलूस और मेहनत का जज्बा हो। वो एक नन्हा सा बीज जो जमीन में जाकर सड़ने गलने की बजाय अपने वजूद का लोहा मनवाता है और जमीन के सीने को चीर कर नन्ही सी कोपल की शक्ल में बाहर निकलता है, तो यही जज्बा, यही कुव्वत, यही हिम्मत फिर कुदरत एहतिमाम करती है उसके आगे बढ़ने का। फिर शबनम की बूंदे उसे वजू कराती है, बादे सरसर के झोंके उसे झूला झुलाते हैं, शहजादे खावर की किरणें उसे दूध पिलाती है। और इस तरीके से एक नन्ही सी कोपल तनावर दरख्त की सूरत में हमारे सामने आता है। तो ज़ौक़ ने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, मेहनत करते रहे। और एक वक्त वह आया कि जिसे शाह नसीर के जरिए से नजरअंदाज किया जा रहा था, बादशाह वक्त या बादशाह बनने वाला उनसे इस्लाह लेने लगा। अगर एनटीए आपको नजरअंदाज करता है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, नजरअंदाज करने से मुराद अगर किसी सबब से आप कट ऑफ लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते, लगे रहिए, मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक वक्त वो आएगा कि खुद एनटीए आपको ऑल इंडिया रैंक 1 घोषित करेगा, डिक्लेयर करेगा। शर्त यह है ज़ौक़, डेडिकेशन, कंटिन्यूएशन, ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा खुलासा मैंने अपने लफ्जों में बता दिया, उसी को मैंने यहां पर जो है वो बता दिया है कि किस तरीके से ये सारी बातें जो है हुई है ज़ौक़ के साथ में। और ये पूरा गज़ल वगैरह जो उन्होंने मुशायरों में पढ़ी थी, फिर उसका जवाब दिया गया। अब बहादुर शाह जफ़र तक किस तरीके से पहुंच होती है उसका वाक़या भी मैंने आपको बता दिया। शाह नसीर जो है वो दक्कन चले आते, मीर काजिम हुसैन जो है मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर, देखिए मैंने अभी कहा ना, अभी वो शहजादे हैं, मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर काजिम हुसैन से इस्लाह लेने लगते हैं। अब वो भी जो है बाहर चले जाते हैं।
तो फिर बहादुर शाह जफर इनसे इस्लाह लेने लगते और उस वक्त अकबर शाह सानी दरबार में बैठे थे। इस तरीके से उनकी रिसाई भी हो जाती है। ज़ौक़ का नाम तो चल ही रहा था। फिर उन्होंने जो कसीदा लिखा अकबर शाह सानी की शान में, तो कसीदा उनको इतना पसंद आया कि ज़ौक़ को उन्होंने खाकानी हिंद का नाम दिया। अब ये खिताब छोटा मोटा खिताब नहीं है। अनवरी खाकानी ये फारसी कसीदा निगारी के सरताज है, कोहिनूर है, इतने बड़े नाम है अनवरी खाकानी। तो वो खाकानी ईरान थे फारसी के, ये खाकानी हिंद है उर्दू जुबान के। ये छोटा मोटा लक़ब मत समझिए इसको। ये हमारी गली मोहल्ले नुक्कड़ों के दरमियान में जो अवार्ड्स रुपये ले लेकर दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं असर और रसूख के नाम पर, अपनी काबिलियत के लोहे मनवाने की कोशिश की जाती, ये वो नहीं है। ये रियल एबिलिटी है, काबिलियत है। क्योंकि बादशाह के आसपास कोई एक शायर मौजूद तो नहीं रहा होगा, बड़े बड़े अरबाब इल्म फन मौजूद रहे थे और मौजूद रहे होंगे। लेकिन काबिलियत को देखकर, वो जो कसीदा उन्होंने लिखा था, उस कसीदे को देखकर उन्होंने खाकानी हिंद का खिताब दिया। हाँ, मौलाना आज़ाद लिखते हैं जो कसीदा अकबर शाह सानी के दरबार में उन्होंने पेश किया था, उसमें मुख्तलिफ शेरों में सनाए बदाए का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक एक ज़ुबान में एक शेर था और उनकी तादाद 18 थी। मतलब 18 ज़ुबानों में उन्होंने शेर कहा था। और जब मैं आज इस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहा था कसीदा गोई के हवाले से, तो एक बड़ी बारीक बात का मुझे इल्म हुआ और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि 2 से 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था या गुज़िश्ता किसी लेक्चर में कि गली मोहल्ले में चौक चौराहे पर आपको कोई ना कोई गज़ल गो शायर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन मरसिया निगार और कसीदा गो शायरों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा लतीफ़ फ़न है, बड़ा नफीस फ़न है। आदाब का ख्याल भी रखना है, रिश्तों को मलूज़ खातिर भी रखना है, और तशबीहात और इस्तिआरात का बरमहल इस्तेमाल, तराकीब की उम्दगी, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी का ख्याल, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज जब इस पर मुताला करा तो एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी कि उस ज़माने में ये तस्वुर आम था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसे शोरा में शुमार नहीं करना चाहिए। अगर कोई कसीदा नहीं लिख सकता तो उसे शोरा में शुमार ही नहीं करना चाहिए। गोया के कसीदा गोई का ताल्लुक तकमील फन से था। उस वक्त तक कोई शायर मुकम्मल तौर पर करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो कसीदे में तबाज़माई ना करे, बेहतरीन कसीदा वो कलमबंद ना कर दे। तो जाहिर सी बात है हर कोई कसीदा निगारी में अपने इल्म फन के जौहर तो दिखाएगा, क्योंकि तकमील फन का मियार ही कसीदा ठहरा। लेकिन उन लोगों के दरमियान में ज़ौक़ ने जो काम किया है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। और किस उम्र में दिया खाकानी हिंद का खिताब? जब ज़ौक़ की उम्र 19 साल थी। मतलब 19 साल में बहरे हजज क्या है, बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम क्या है, कितनी बहरे हैं, कौन मौजिद है, तख्ती कैसे करना है, वज़न क्या है। हमारे जो असातिज़ा थे, जिंदा है तो अल्लाह सलामत रखे, रुखसत हो गए तो अल्लाह मगफिरत करे। दिल कुड़ता है उनसे, लाख लाख 2-2 ढाई लाख की पेमेंट लेने के बावजूद उन्हें यह नहीं पता था कि बहर क्या होती है, वजन क्या होता है, मौजिदीन कौन है, क्या क्या मामलात है। ये जो नई जनरेशन आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नाला और परेशान है, उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ यूजी पीजी का जो सिस्टम है और जो नाकारा असातिज़ा वहां पर विराजमान है, जिन्हें मतलब है सिर्फ अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से 4-6 फोटो निकलवा कर नेक कमेटी के सामने पेश कर देना, रिपोर्ट भारी भारी बनाकर अखबारों में शाये कर देना, सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर लेना, बस हो गया काम तुम्हारा। कितने इल्म फन के माहिरीन को तुमने पैदा किया। वो खेप जो निकल रही थी, एक अकेला टीचर होता और पूरी जनरेशन को वो पैदा करके जाता था। वरना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख उठाकर देख लीजिए, एक अकेला नाम था, काजी अब्दुल सत्तार के नाम से, काजी अब्दुल सत्तार साहब।
एक अकेला नाम था। उनकी किताबें प्राइम मिनिस्टर के हाथों से इनॉग्रल सेशन हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर उनके एक फोन पर दौड़े दौड़े आया करते थे। गालिब जैसी शख्सियत पर उन्हें हुक्म हुआ नावल लिखने के लिए, अगले दिन नावल लिखकर उन्होंने पेश कर दिया। दारा शिको पर उन्होंने काम किया है, मैमना मैसरा मिलिट्री पर उन्होंने काम किया है। और तने तनहा काम नहीं कर गए, सैयद मोहम्मद अशरफ जैसा एशिया का सबसे बड़ा कलमकार, अफसानवी अदब का नुमाया चेहरा उन्होंने हमारे सामने पेश किया। सगीर अफराहिम जैसा कलमकार जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू बनते हैं, वो उन्होंने पेश किया। फिर पैगाम आफाकी हो, गजनफर हो, अरे कितने नाम ले हम कादी साहब के। 50 अफसाना निगार है जो उनकी शागिर्दी में निकले हैं, 50। और कोई गली मोहल्ले के अफसाना निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका अदब आलमी अदब के दर्जे में रखा जाता है। और बाकी के अफसाना निगार जिनके दरवाजे के ऊपर कासाए गदाई लेकर खड़े नजर आते हैं, उन अफसाना निगारों को पैदा किया है काजी साहब ने। पीतल का घंटा पड़ा होगा आपने उनका। यह होता है टीचर। रशीद अहमद सिद्दीकी उठाकर देख लीजिए, मौलवी अब्दुल हक साहब उठाकर देख लीजिए। तो एक तरफ ज़ौक़ साहब है जो 19 बरस की उम्र में ऐसा कसीदा लिखते हैं कि 18 जुबान के अशार उसमें मौजूद थे, और बादशाह वक्त खाकानी हिंद का खिताब दे रहा है, और हम 18, 19, 20 साल की उम्र के अंदर परेशान है। यार ये फाउलुन 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 क्या है, मुफाइलुन क्या है, छोटी आवाज बड़ी आवाज में कब तब्दील हो जाती है, बड़ी आवाज का शुमार छोटी आवाज में क्यों होता है, हक्कारी हुरूफ का शुमार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक ही क्यों, गैर मुतहर्रिक के सामने गैर मुतहर्रिक क्यों। तारे अनकबूत की तरह उलझे हुए हैं हम। तो 19 साल की उम्र में खाकानी हिंद का खिताब मिल गया था। ज़ौक़ की शोहरत को देखकर जो शोरा पहले शाह नसीर से इस्लाह लिया करते थे, शाह नसीर से, मैंने कहा ना आपसे काफी बड़े बड़े नाम थे, अब वो धीरे धीरे वो सब के सब जो है ना ज़ौक़ की तरफ आने लगे। और फिर देखते ही देखते बाहर की महफिलों में, किले में, मुशायरों में, या कह लीजिए कि अंजुमन के चांद की तरह ज़ौक़ साहब जो है नजर आने लगे। अकबर शाह सानी के इंतकाल के बाद बहादुर शाह जफर वो तख्त पर बैठते, आखिरी मुगलिया फरमारवा है, और उन्होंने मलकुश शोरा का खिताब दिया। अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का दिया, बहादुर शाह जफर ने मलकुश शोरा का खिताब दिया। ज़ौक़ के लिए पहले 4 रुपये माहाना वजीफा मुकर्रर किया, फिर बढ़ते बढ़ते 100 रुपया कर दिया, और जब तक जिंदा रहे बहादुर शाह जफर की उस्तादी का शर्फ हासिल रहा। हाँ, फिर 54 में उनका इंतकाल होता है, और अब यहाँ पर गालिब साहब जो है वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद के तौर पर देखे जाते हैं। फिर बहादुर शाह जफर के उस्ताद बनते हैं मिर्जा गालिब। ये चीज है। अब गालिब और ज़ौक़ के दरमियान मुआसराना चश्मक एक ऐत की शायर है, रहने ही वाली है, ऑलरेडी कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है। तो दोनों के दरमियान कुछ अनबन रहा करती थी। अब यहां पर एक सेहरा है, एक शहजादा है, नाम है जवाब बख्त। जवाब बख्त की शादी हो रही है। जीनत महल की फरमाइश थी। अब जीनत महल कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, आप सब जानते ही है। जीनत महल की फरमाइश थी। उन्होंने कहा कि गालिब साहब सेहरा लिखिए। अब देखो मिर्जा है, मिर्जा मिर्जा होते हैं, वो बादशाहों के रोब या जोम में दबने वाले नहीं होते। वो गालिब और बहादुर शाह जफर के वाकयात किसी दिन याद दिलाइएगा, सुनाऊंगा। दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी और किस तरीके से वो आम के बागात में चला करते, तो गालिब साहब ने किस तरीके से जरीफाना अदब में बता दिया करते थे, सुना दिया करते थे। वो कभी मौका रहा याद दिलाइएगा, उस पर हम बात करेंगे।
जीनत महल ने कहा, हाँ बहादुर शाह जफर की वाइफ है जीनत महल। जीनत महल ही के साथ तो अंग्रेजों ने मुआहदा किया था, फिर उसके बाद में क्या किया वो तारीखी हकीकत आप सब जानते हैं, पता है आपको। बहादुर शाह जफर की वाइफ जीनत महल, उनके खानसामा था, बचकर जो बाहर निकला। एक बेटा था, बाद में बावर्ची का काम करता है, दूसरों के घरों के बर्तन साफ करता है और वहां पर खाना बनाता है ना। ये सूरत हाल थी। एक शहजादा बचकर निकला था वहां पर, खानसामा कहा जाता है उसको, जीनत महल की फरमाइश पर। तो लिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर कहा कि यार चलो ये जीनत महल का हुक्म है, चलो लिख लेते हैं। तो क्या लिखा, खुश हो ए बख्त के आज है ते सर सहरा, बान शहर आवे जवाब बख्त के सर पर सहरा, हम सुखन फहम है गालिब के तरफदार नहीं। क्या जुमला लिखा यार, कुर्बान जाइए यार। हम सुखन फहम है, अरे वाह कुर्बान, गालिब की तरफदारी नहीं कर रहे हम तो सुखन फहम है, देखे कि दे कोई इस सहरे से बढ़कर सहरा। अब चूंकि नोक झोंक थी दोनों में, तो यहाँ पे कटाश भी लगा दिया। अब जौक को इत्तला मिली तो उन्होंने भी 4 मिसरे लिख दिया। अब इनसे कहा नहीं गया था, अब जौक तो जौक है। अब शहजादे का भैया सहरा लिखने की बात हो रही है, जीनत महल अगर गालिब से कह दे तो ये तो खाकानी हिंद है ना, इनका भी तो फर्ज बनता है। हाँ वेरी गुड सैयद तैयब साहब, वेरी गुड। किस्मत बेग नाम है, 9th क्लास में है माशाल्लाह। ये देखिए असातिज़ा जो है ना हर जगह अपना वो जो है फन जाहिर करते रहते हैं। हम उस्ताद साहब है, हमारे शहर से करीब ही रहते हैं। अभी जल्द ही मुलाकात हुई थी मालेगांव जब आना हुआ था सैयद तैयब साहब से। तो 4 मिसरे जो है ज़ौक साहब भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए जमा बख्त मुबारक तुझे सर पर सहरा। मुझे बड़ा पसंद है, ज़ौक साहब ने भी जो लिखा बड़ा पसंद है। ए जवाब बख्त मुबारक तुझे सर पर सहरा, आज है यमनो सआदत का तेरे सर सहरा। अब देखो कटाश लगा रहे, यहाँ पे उन्होंने कटाश लगाई थी ना, अब ये भी कटाश लगा रहे। क्या कह रहे, जिनको दावाए सुखन हो ये सुना दो उनको, जिनको दावाए सुखन हो ये सुना दो उनको, देखो इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। यहां पर मुझे एक वीडियो याद आ रही है, मैं भी क्लास के बाद में तलाश करके उसकी लिंक भेजता हूं। मुगलिया शहजादे की आखिरी कड़ी, आखिरी खून की कड़ी, इसमें उन्होंने ये जो ना इन सारी चीजों का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने बताया कि मिर्जा के घर की एक कुतिया थी, है ना, कुत्ता कह लीजिए, कुतिया थी, बड़े नाजों से नियम से उसको पाला गया था। वो गली के कोने पर निकलती है और किसी यानी एक आम कुत्ते को देख लेती है, या गली चौराहे में फिरने वाले कुत्ते को देख लेती है। नवाब साहब देखते हैं, गोली मार देते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो फिर कहा कि मिर्जों में इस बात की इजाजत नहीं कि खूनी मिलावट किए जाए। वो पूरे जुमले में मुझे याद आ रहा है, वो वीडियो 20-30 मिनट का है, उसमें ये जिक्र किया गया, इस शहजादे जवाब बख्त के सेहरे का जो है ना जिक्र किया गया। और मिर्ज़ा गालिब नहीं लिख रहे तो क्यों लिखा, किस तरीके से लिखा। एक ज़ईफ़ा ने पूरी रुदात बताई है, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है ना, तो उसको जो है, हाँ मैंने पिछले बैच में शेयर किया था शबनम, सही कह रहे आप। जिस दिन आपने देखा टेंशन में आ गए थे यार, आप खाना नहीं खा पाओगे अगर आप हसास हो तो। मेरे जैसा मत बनिए, मैं तो बहुत हसास हूँ, यानी पढ़ते पढ़ते कभी आंखों से अश्क निकल जाते हैं, कभी लतीफ़ अदब हो तो मुस्कुराहट आ जाती है ना, कभी गमगीन लबो लहजा हो तो फिर खाना पीना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। तो मत बनिए, लेकिन तख़य्युल इमेजिनेशन होना चाहिए। मुझे जस्ट याद आया, मैं उसकी लिंक शेयर करता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ज़ौक़ ने पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजार दी और ज़ौक़ की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने ज़ौक़ को बुलाया था, मगर ज़ौक़ नहीं गए थे। और फिर उन्होंने ये लिखा, गर्च है मुल्क दक्कन में इन दिनों कद्र सुखन, गर्च है मुल्क दक्कन में इन दिनों कद्र सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, गर्च है मुल्क दक्कन में।
इन दिनों, अब उन दिनों में कदरे सुखान की जो बात हो रही थी, दक्कन जब आपको बताया था उस वक्त इसका जिक्र कर चुका हूं। ये सारी चीजें हैं। मतलब ये आप सब फिर पिछले बैच में रहे होंगे जब आप लोगों ने ये जिक्र किया कि हमने भी देखा है इतने मैसेजेस, तो यकीनन फिर जो है आप लोग पिछले बैच में रहे थे। चलिए अब कारनामों पर बात करते हैं। ज़ौक़ के कारनामे। ज़ौक़ के कसीदों की कुल तादाद 27 बताई जाती है। 25 कसायद मतबूआ है और 2 कसीदे कलमी ब्याज में पाए। अब कलमी ब्याज वगैरह क्या होती है मैं यूनिट नंबर 7 में और तफसील से बताऊंगा जब तज़किरा वगैरह जब हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। ज़ौक़ के तमाम कसायद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदा में है। एक कसीदा ऐसा है जो आशिक निहाल चिश्ती नामी बुजुर्ग। अब आशिक निहाल चिश्ती बताइए, तो आशिक निहाल चिश्ती नामी बुजुर्ग कहाँ पर है? कुछ याद आता है? तारीख की किताबों में कुछ जिक्र पढ़ा है आपने? बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे। तो एक कसीदे के जो आशिक निहाल चिश्ती नामी बुजुर्ग की मदा में है ना। अब ज़ौक़ ने सब लिखा, गज़ल, नुक्ता दे दीजिए यहाँ पे, गज़ल, क़ता, मुसल्लस, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मसनवी, वासौक, नज़्म, तारीख, सब पर लिखा है ना। और इल्म नजूम, इल्म हय्यत, इल्म तिब, इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तसव्वुफ़, इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस, इल्म तारीख़, इल्म मौसीक़ी, इन सब से गहरी वाक़फ़ियत थी। और यही तरीका है ना, पढ़ने पढ़ाने का यही तरीका है। और फिर वो जो बात हमने तमहीदी कलमात में की थी, 1857 का जो हंगामा हुआ, बहुत सारा उस हंगामे की नज़र हो गया। और जो कुछ जमा हुआ वो एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही थे जो अपने सर के ऊपर कफन बांध कर अपने उस्ताद ज़ौक़ का ज़ख़ीरा लेकर दौड़ रहे थे। अब ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कमाल है, जिगरा है उनका। और देखो जिगरा है तो है, ये ऐसा कोई अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मिलने वाली चीज़ नहीं है, कोई मादा नहीं है कि आप अमेज़ॉन से आधा किलो 1 किलो का ऑर्डर कर देंगे और आप में जिगरा पैदा हो जाएगा। नहीं, बचपन से है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो ठोसपन है तो है, वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता और कोई उसे तोड़ नहीं सकता। जिस तरीके से दौड़ती हुई हवाएं पहाड़ों में सुराख नहीं कर सकती, बिल्कुल इसी तरीके से इसको खरीदा नहीं जा सकता। तो आज़ाद साहब जो कभी अंग्रेजों से दौड़ रहे थे, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा लोहा मनवाया कि वही अंग्रेज बाद में बुलाकर उन्हें शमसुल उलमा का खिताब देते हैं। जो भी अंजुमन बनी थी जहाँ पे आज़ाद ने काम किया और मिसरा तरा की बजाय जो उन्वान देना शुरू किया, शमसुल उलमा का खिताब यूं ही थोड़ी दिया गया, आज़ाद को दिया गया, शिबली को दिया गया, डिप्टी नज़ीर अहमद को दिया गया, शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। अब क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इस पर फिर कभी बात करेंगे हम, क्योंकि तारीखी किताबों में इस पर बहुत तफसील से बातें दर्ज है। बहरहाल सौदा के बाद सबसे बड़ा नाम ज़ौक़ का ही है। आखिरी दिनों में कई सारे अमराज में गिरफ्तार हो चुके थे, कई दिन बीमार रहे और फिर 1854 में इस दुनिया से कूच कर गए। इंतकाल से 3 घंटा पहले उन्होंने एक शेर कहा था। कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। इंतकाल से 3 घंटा पहले ये शेर लिख गए थे। और इस तरीके से एक तारीख साज शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होती है। अब ज़ौक़ के मुतालिक शोरा अदबा के क्या और आरा ख़यालात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन्होंने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया। अब इनके जो है ना वो गुलों पर मबनी रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं मैंने बता दिया, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। गुलों पर मबनी ही सही, लेकिन याद रखना है कि उर्दू नज़्म का ख़ातिम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को करार दिया है। आसारुस सनादीद में सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं, गज़ल और कसाइद से दफ्तर दफ्तर है और हर शेर इंतखाब। प्यारा जुमला लिखा है। उसके बाद इमदाद इमाम असर ज़ौक़। देखिए इस पर मैं बात नहीं करना चाहता अलीमा, पहले ही पता चल गया था कि मौत है ना। हमारे उलमा हुफ़ाज़ की कसीर तादाद है, कोई अगर इस इल्म का जानने वाला हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताइए। इल्म नजूम जो है ना, यहाँ पर इल्म नजूम, जैसे मोमिन ख़ान मोमिन वो भी नजूमी थे। मोमिन ख़ान मोमिन के हवाले से जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने भी मरने से पहले अपनी तारीख बता दी थी। इस एतबार से
अब वो क्या सही है क्या नहीं है, मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी है, ना मैं उसका अहल हूँ ना अपने आप में अहलियत रखता हूँ। जो किताबों में पढ़ा है उस हवाले से बता रहा हूँ। मोमिन खान मोमिन ने भी वो छत से गिरे थे, वो पूरी पूरी रुदाद आपने पढ़ी होंगी। इल्म जफ़र इसको कहा जाता है, आदात का इल्म कहा जाता है। उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। इंसान के नाम से वो पूरे जैसे तारीख़ी नाम जो होता है, तारीख़ी नाम क्या है, इल्म जफ़र है तारीख़ी नाम जो है। जैसे हमारे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका तारीख़ी नाम अलग है, फ़िरोज़ बख्त है। ये जो कुतबे लिखे जाते हैं, किसी के इंतकाल के ऊपर जो बातें की जाती, ये जो लिखा गया आह बमर्द गालिब, आह बमर्द गालिब, निकालिए इसका लफ्ज़ इसके आदाद शुमार निकालिए। इसके आदाद शुमार निकालेंगे तो उनकी तारीख़ वफ़ात निकल कर आ जाएंगी। इसी तरीके से किताबों के जो नाम होते हैं, पुरानी किताबों के जो नाम होते हैं, आज तो कुछ भी हम नाम रख देते हैं जो टॉपिक से को रिलेट करता है, लेकिन पहले जो नाम लिखे जाते थे उन नामों से उनका तारीख़ी इशाअत ज़ाहिर होता था। तारीख़ी ना, हाँ हुरूफ अबजद वगैरह सब उसमें होता है, उसकी पूरी एक तफसील है और है, यानी कुछ कुछ बातें मेरे जहन में है, लेकिन चूंकि मुकम्मल इल्म नहीं है ना, और नाकिस इल्म जो है ना, जिस तरीके से नीम हकीम ख़तरे जां, उसी तरीके से नाकिस इल्म भी जो बताना जो है वो नुकसानदेही होता है ना। ये इसीलिए कहा जाता है कि बंदर के हाथ में तलवार आ जाए तो वो सर ही कलम करेंगे, उससे फ़ायदा तो पहुंचा नहीं सकता, किसी की हिफाजत तो नहीं कर सकता। तो आपके इलाके में जो उलमा हुफ़ाज़ है, जो वाकई इस इल्म को जानते हैं, तो उनसे एक दफ़ा मुलाकात कर लीजिएगा, वो बेहतर तौर पर बता देंगे, या फिर किताबों में पढ़ लीजिएगा। और इतना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ ही लें। हाँ, बात आई गई, आगे बढ़ गए, हाँ शेर लिखा था, हाँ ठीक है, बस शेर लिखा था, आगे बढ़ जाओ। अभी सिलेबस आपके सामने, एग्ज़ाम आपको देना है जून में। दुआ करो कि कुछ दिन लेट हो जाए एग्ज़ाम, ताकि और बेहतर तरीके से आपको पता चल जाए। इमदाद इमाम असर ज़ौक़ के मुतालिक कहते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में नंबर आता है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, एक पहाड़ है, दूसरा टीला है, लेकिन तत्बीक का जो है वो तरीका हमने बता दिया है। इस तरीके से और भी कुछ एक दो है, जैसे देखो आज़ाद आपको मैंने कहा ना, वो जो जुमला, आपका रंग सौला था, चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे 9 दफ़ा चेचक निकली। अब वो उस वक्त तो चिकन पॉक्स वगैरह के कोई टीके वगैरह तो बने नहीं थे, तो 9 दफ़ा चेचक निकली, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़े थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ये आज़ाद साहब ने कहा। अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते, कोई शायर जिसने कसीदे में कमाल बहम नहीं पहुंचाया, देखो वही बात की तायद हो रही है, कोई शायर जिसने कसीदे में कमाल बहम नहीं पहुंचाया वो मुस्लिम सबूत नहीं समझा गया। खुद मिर्ज़ा गालिब का कौल था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शोरा में शुमार नहीं करना चाहिए। इस बिना पर वो ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को आधा शायर समझते थे, है ना। इससे पहले मैंने जिक्र किया था ना, इन मिन 3.5 आधा शायर, तो किसी ने मीर तकी मीर को आधा शायर कहा या शाह नसीर को आधा शायर तस्लीम किया जा रहा है। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने कसीदा नहीं लिखा, इसलिए कि तकमील फ़न का म्यार जो था वो कसीदा लिखना था। तो ये कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ों में मैंने आपको बातें पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। कल इंशाअल्लाह तबारक ताला कसीदे की तशरीह हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। आज भी कई स्टूडेंट्स की किताबें पोस्ट की जा चुकी है, जिन स्टूडेंट्स का ऑर्डर है, बाकी की किताबें इंशाअल्लाह तबारक ताला पीर की सुबह में उनको भी पोस्ट कर दी जाएंगी।